कथन है, ये जो तथ्य है, इन तथ्यों से प्रश्न आते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इन तथ्यों को थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट से देखेंगे, क्या देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर भी दोनों? चलिए, अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, किसके संबंधित, अरस्तु के संबंधित, यहां से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा इन तथ्यों को ध्यान से देखिएगा। जैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ से भी इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये क्योंकि इन तथ्यों में से सीधा सीधा प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी सीधा सीधा उठा के पूछ लेते हैं। ठीक है, कुछ इफ बट नहीं आता। पहला चीज क्या है, पहला कथन है कि प्लेटो अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहा जाता है। तो कभी कभी सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, और प्लेटो के जो अकादमी है उसका मस्तिष्क कौन है? प्लेटो का भी नहीं आया, चलो प्लेटो का भी जुड़ाता हूँ। प्लेटो कौन है? जो प्लेटो का जो अकादमी है, अकादमी मैंने बताई थी ना किसकी थी? अकादमी प्लेटो की थी। प्लेटो की बुक की जो वो थी क्या, यूनिवर्सिटी, उसका नाम क्या था? अकादमी। जो प्लेटो की जो अकादमी का मस्तिष्क इसको कहते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। सीधा सीधा कभी कभी प्रश्न आता है, पहली चीज। दूसरा कथन क्या कहता है कि लाइसियम में, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण कथन है, अरस्तु से संबंधित, सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों, इन कथनों को कम से कम एक दो बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कथन आपको थोड़ा बहुत पता होने चाहिए। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, सॉरी यार मैं नेट का बता रहा, आपके पास भी आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे। नेट में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं इसके, 15 तो आते ही आते हैं। किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, 10 तो फिक्स ही मान लो तुम। जरूर नहीं है अरस्तु से आएंगे, थ्योरी से भी आएंगे, थिंकर से भी आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी आएंगे, किसने क्या कहा, ठीक है, पेबर से भी आएंगे, आईआर से भी आएंगे। तो ये आते हैं कथन। ठीक है, चलिए, तो पहला क्या है, अरस्तु क्या है? प्लेटो की अकादमी का मस्तिष्क है। किसको कहा जाता था? अरस्तु को। क्लियर? दूसरा क्या कहता है, जो लाइसियम, इन दोनों का ध्यान रखिएगा, फर्क किसका? अकादमी का, अकादमी किसकी है? प्लेटो की। प्लेटो की यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? अकेडमिक्स। अरस्तु की यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? लाइसियम। प्लेटो ने खुद कहा, खुद प्लेटो को माना कहा जाता है, वो प्लेटो भी खुद भी कहता है कि, खुद भी वो कहता है कि ये सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इसीलिए तो वो उसको अकादमी का मस्तिष्क कहता है। प्लेटो खुद भी ये बात मानता था, पर तो उसने कहीं पे शायद लिखा कि वो नहीं लिखा हो, ऐसा तो नहीं है, पर मैंने तो ये देखा था कि प्लेटो का ये मानना था कि उसकी जो अकेडमी है वो सबसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति कौन है? अरस्तु है। इसीलिए उसको क्या क्या कहा जाता है? अकादमी का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्लियर? दूसरा क्या है, लाइसियम। देखो, जो अरस्तु था वो अपने यूनिवर्सिटी में घूमते घूमते क्या करता था? पढ़ता था, या घूमते घूमते पढ़ाता था। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? उसके लिए एक कंसेप्ट आता है, भ्रमणशील दार्शनिक विद्यालय। किसको? लाइसियम को। तो लाइसियम को भ्रमणशील दार्शनिक का विद्यालय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु घूमते घूमते पढ़ता था, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे कि जो विद्यालय है एक भ्रमणशील दार्शनिक का विद्यालय है। क्लियर? कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, सीधा सीधा कथन है। नेक्स्ट क्या है, अरस्तु ने अपने दोस्त एक्सनोक्रेटिस को लाइसियम का कुलपति बनाया था। तो जो लाइसियम यूनिवर्सिटी थी, इस लाइसियम यूनिवर्सिटी का जो कुलपति था वो कौन था? एक्सनोक्रेटिस। ऐसे इतने ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, तो फिर भी देख लो ना। इजाया बर्लिन ने अपने लेख क्या है, हेडगोज एंड द फॉक्स में प्लेटो को कांटेदार जंगली चूहा, अच्छा तो कौन कह रहा है? ये इजाया बर्लिन, हेडगोज एंड द फॉक्स। ठीक है, और इसको क्या कहा? इसको कहा लोमड़ी। क्या क्या नाम होते इनके, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखो, ये महत्वपूर्ण है। मैक्सी वाला, मैक्सी क्या कहता है? टॉपिक के एंड में एमसीक्यूज, चलो करते हैं इसकी व्यवस्था भी, या फिर समय बहुत चला जाता है पता है, क्योंकि हम 20 एमसीक्यू भी करेंगे, उसमें भी आधी क्लास चली जाती है। इसलिए एमसीक्यू के लिए तुमको मैंने किताब बता रखी थी, उन किताबों से देख लो।
ठीक है, मैं सिलेबस खत्म होने के बाद करूंगा। हाँ, इसका ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, ये वाला मैक्सी वाला आता है। मैक्सी वाला क्यों आता है? मैक्सी ने प्लेटो को प्रथम यूटोपियन या स्वप्न लोकी कहा। तो प्लेटो को क्योंकि हम कहते हैं ना कि प्लेटो कैसा है, यूटोपियन है, कल्पना लोकी है। तो पहली बार प्लेटो को कल्पना लोकी किसने कहा था? मैक्सी ने कहा था। और अरस्तु को भी पहली बार राजनीतिक विज्ञान का पिता, या कह सकते हैं राजनीतिक विज्ञान का, हाँ, पहला राजनीतिक वैज्ञानिक। अरस्तु क्या है? पहला राजनीतिक वैज्ञानिक है। और प्लेटो क्या है? इसको क्या कहता है? ये एक यूटोपियन है, पहला यूटोपियन है। ये बात कौन कह रहा है? ये दोनों बात मैक्सी कह रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैक्सी अगली बात क्या कहता है? मैक्सी कहता है कि अरस्तु यथार्थवादी, वैज्ञानिकों, व्यवहारवादियों और उपयोगितावादियों का जनक है। किस किस का जनक बता रहा है? ये कौन? जरूरी नहीं है बात, ये मैक्सी कह रहा है, जरूरी नहीं कैसा होगा। मैक्सी कह रहा है कि जो अरस्तु है वो यथार्थवादियों का, क्योंकि वो यथार्थवाद की बात करता है, व्यवहारिक स्वप्न लोकी नहीं है। वैज्ञानिक है, साइंटिफिक बात करता है, जो भी बात करता है। उसके साथ साथ व्यवहारवादी है, व्यवहार में उसकी बातें दिखती है, व्यवहारवादी। और क्या है? उपयोगितावादी है, का जनक है। जबकि प्लेटो आदर्शवादी, कल्पना लोकी और क्रांतिकारियों का जनक है। कौन कह रहा है? मैक्सी कह रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, दांते ने इसे बुद्धिमान व ज्ञानियों का गुरु की संज्ञा दी। तो किसको? अरस्तु को क्या ज्ञानियों की और बुद्धिमानों के गुरु की संज्ञा कौन दे रहा है? मिस्टर दांते। नेक्स्ट, मैकिलवेन साहब क्या कहते हैं? अरस्तु क्रांति को कानूनी परिवर्तन की बजाय राजनीतिक परिवर्तन मानता है। तो कौन कह रहा है? हमारे मैकिलवेन साहब क्या कह रहे हैं कि जो अरस्तु है वो क्रांति को कानूनी परिवर्तन की बजाय क्या मानता है? ऐसा नहीं है कि कानूनी परिवर्तन होगा तो क्रांति है, जबकि क्या कहता है? राजनीतिक परिवर्तन को अधिक मानता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? सेवाइन साहब है। सेवाइन साहब क्या कहते हैं? सेवाइन साहब कहते हैं कि अरस्तु स्वच्छंद बुद्धि का एक ऐसा रोमांस है जिसके द्वारा कानून, प्रथा या परंपरा का कोई प्रतिबंध नहीं है। कैसा कौन कह रहे हैं? सेवाइन जी कह रहे हैं। नेक्स्ट फिर से सेवाइन साहब आते हैं और सेवाइन साहब क्या कहते हैं? प्लेटो तथा अरस्तु के प्रतिपादन में केवल यह अंतर है कि वह भी महत्वहीन प्रतीत होता है कि प्लेटो अपने सच्चे राज्य को कानून प्रिय कहकर पुकारता है, जबकि अरस्तु इसे सामान्य हित के लिए शासित कहकर पुकारता है। आप देख लेना यार। एवेंस्टाइन क्या कहता है? भावी पीढ़ी को अरस्तु की कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देन संवैधानिक राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एक व्यक्ति है, नाम क्या है? एवेंस्टाइन साहब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भावी पीढ़ी, जो वर्तमान की जो बात है, भावी पीढ़ी को अरस्तु की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? संवैधानिक राज्य। क्योंकि आज में जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेट आए हुए हैं, जो संवैधानिक राज्य आए हैं, एक्चुअली ये सबसे बड़ी देन किसकी है? अरस्तु की। क्योंकि अरस्तु ने इतने साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, विधि के शासन के बारे में, लोकतंत्र के बारे में बात करता है। ठीक है? कानून का शासन की धारणा रखता है, जो संवैधानिक राज्य और कानून शासन की कौन रखता है? धारणा रखता है। ये इसका भारत की जो पीढ़ी है, वर्तमान जो पीढ़ी है दुनिया की, उसके ऊपर सबसे बड़ा क्या है? ये उपकार है। किसका? अरस्तु का। ऐसा कौन कहता है? एवेंस्टाइन। ध्यान रखिएगा, ऐसे आप पढ़ते हुए आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता। अगर थोड़ा सा अच्छे से करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट में से हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? प्रोफेसर बार्कर के काफी कथन आते हैं। प्रोफेसर बार्कर क्या कहता है? प्रिंस मैकियावेली की कृति में क्रांति संबंधी विचारों को जो उल्लेख है वह मोटे रूप में अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की टिप्पणियां मात्र है। जो प्रिंस, अभी जो हम मैकियावेली शायद तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो मैकियावेली की जो प्रिंस बुक है, उस प्रिंस में भी क्रांति की जो बात कर रहा है, ये क्या कहता है कि वो सिर्फ टिप्पणी मात्र है। किसके? अरस्तु के क्रांति की। ऐसा कौन मां कहता है? ऐसे कहते हैं हमारे श्री बार्कर जी भाई साहब। उसके अलावा आते हैं डनिंग साहब क्या कहते हैं? डनिंग साहब सिंपल सी बात कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तु का सर्वश्रेष्ठ महत्व तो इस बात में है कि उसने राजनीतिक शास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रदान किया। हाँ, डनिंग क्या कह रहा है? डनिंग एक बात कह रहा है कि जो अरस्तु है
उसका एक बहुत बड़ा ये भी वो है, योगदान है। इसने क्या करा है, जो राजनीतिक विज्ञान, जो राजनीतिक शास्त्र जो था, उसको स्वतंत्र विज्ञान के रूप में क्या करा, दर्जा दिलाया। क्योंकि इससे पहले जो राजनीतिक विज्ञान है वो क्या है, वो अपने आप में जो हम था ना नीति शास्त्र, उसका ही क्या है, पार्ट है। नैतिकता इतनी ज्यादा लोड थी उसके ऊपर कि कुछ भी नैतिकता से बाहर नहीं। ये पहला व्यक्ति जो कहता राजनीति को स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये इसके प्रति ये विचार किसके हैं, ये विचार हमारे डेनिन साहब के हैं। इसके अलावा आते हैं कैटलीन। ध्यान रखिएगा, ये सारे कैटलीन ये मैंने आपको वहां पढ़ाया है क्या, शक्ति में। अगर आप जो सिद्धांत पढ़ा रहा था वहां पर कैटलीन आया था। तो कैटलीन क्या कहता है, समग्र रूप से विचार किए जाने पर संसार में ऐसी बहुत सी कम पुस्तकें हैं जिनका पॉलिटिकल के समान व्यापक प्रभाव रहा है। तो पॉलिटिक्स क्या है, ये उसकी बुक है, किसकी, अरस्तु की। तो कैटलीन क्या कह रहा है कि दुनिया में ऐसी बहुत कम किताबें होगी जिनका प्रभाव, जो प्रभाव पॉलिटिक्स का है, पॉलिटिकल का है, वो प्रभाव होगा। क्लियर। इसके अलावा क्या है, ये निष्कर्ष करता है कि अरस्तु का प्रभाव प्लेटो से ज्यादा है। अरस्तु का प्रभाव प्लेटो से ज्यादा है। मध्ययुगीन ईसाई परंपरा के विचारक थॉमस एक्विनास व एलिगिरे दाते इससे प्रभावित थे। ठीक है, ये दो लोग क्या है, इससे प्रभावित है, ऐसा मानना है। ठीक है, मैकियावेली के मिश्रित संविधान संबंधी विचार इसकी ग्रहण किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, बहुत सारा है यार ये तो। जेम्स हैरिंगटन राजनीति के अनेक आर्थिक विश्लेषणों से प्रभावित है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू जैसा फ्रांसीसी समाजशास्त्री उनके समाजशास्त्री पहलुओं को स्वीकार करता है, साथ ही शक्ति पृथक्करण को भी। ये चीजें ना मेरे को तभी पढ़ाने में मजा नहीं आता, क्योंकि ये सारा वैसे का वैसा होता है, क्या ही बताना, इसको पढ़ना पड़ता है सारा। चलिए फिर ही बताना पड़ेगा। मैक्याटर जैसे समुदायवादी भी मनुष्य सामाजिक प्रणाली है जिसे उसके विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं, लेकिन हॉब्स को अरस्तु का राजनीतिक के सद्गुणों व नैतिकता, एक मिनट यार इससे देख लेते हैं। जैसे समुदायवादी भी मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जैसे उसके विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं, लेकिन हॉब्स को अरस्तु का राजनीतिक को सद्गुण व नैतिकता से जोड़ना पसंद नहीं आया। इसकी दृष्टि में अरस्तु का सिद्धांत वैज्ञानिक अनुसंधान के बाधा है। आगे मैक्टेयर लिखते हैं, मैं यार कुछ थोड़ा आगे बढ़ो। हाँ, इसमें क्या है, आधुनिक विचारकों में हॉब्स और अरस्तु की राजनीतिक वैज्ञानिकता वो सबसे बड़ा आलोचक है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। अगर मॉडर्न थिंकर की बात करेंगे, जो मॉडर्न थिंकर है, तो मॉडर्न थिंकर में अरस्तु का सबसे बड़ा जो विरोधी है वो कौन है, वो है मिस्टर हॉब्स। हॉब्स साहब क्या है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, हॉब्स राजतंत्र का समर्थक है। हॉब्स सारी की सारी शक्तियां किसके पास देता है, किंग के पास। वो कहता है विधि बुद्धि कुछ नहीं, किंग से ही विधि निकलती है, किंग ही विधि है, विधि ही किंग है। नहीं, ये एक्चुअली जो ये वाली है ना, ये जो है वो अंदर तो सिद्धांत तो मैंने लिखे हुए हैं, इन सिद्धांत में तो आपको बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी। ये जो है ये डायरेक्ट सीधा साधा ऐसे आता है, सेम का सेम पूछ लेगा। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इन महत्वपूर्ण तथ्यों को तो सेम के सेम आ सकते हैं। और जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, थोड़ा सा उस पर और थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, वैसे खैर बहुत सारे हैं। ठीक है, कैटलीन साहब क्या कहते हैं, सामान्य बुद्धि सार्वजनिक मृत्यु का सर्वोच्च देवदूत है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसा आता है कि अरस्तु को सामान्य बुद्धि तथा स्वर्णिक मध्यम का सर्वोच्च देवदूत कहा किसने, कैटलीन ने। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। अगला क्या है, सिनक्लियर अरस्तु वहां से आरंभ करता है जहां प्लेटो। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसा सिकनियर क्या कह रहा है कि अरस्तु ने वहां से शुरू करा है जहां पर प्लेटो ने छोड़ा। ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि जब मैंने आपको अरस्तु और प्लेटो पढ़ाया है तो मैंने आपको बताया था जो प्लेटो का उप आदर्श राज्य है वही अरस्तु का आदर्श राज्य है। क्योंकि अरस्तु उसी विधि के शासन की बात करता है जो शुरुआत प्लेटो करके जा रहा है अपने उप आदर्श में। क्योंकि आदर्श तो दार्शनिक राजा है, उप आदर्श वो विधि शासन की बात करता है, और यही विधि का शासन इसका क्या है, इसका आदर्श राज्य है। तो इसलिए हमारे
सिनक्लेयर साहब क्या कहते हैं कि अरस्तु ने वहां से शुरू करा है जहां पर प्लेटो ने छोड़ा था। क्लियर, आगे बढ़े। फ्रेडरिक पोलक ये कहते हैं अरस्तु राजनीतिक व आचार के मध्य पृथकता के सिद्धांत का प्रवर्तक है। वही चीज है, ठीक है। मैक्सी क्या कहता है, या तो कोई राजनीतिक वैज्ञानिक, हाँ ये महत्वपूर्ण है। मैक्सी क्या कह रहा है, मैक्सी कहता है कि देखिए दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं। कैसे, ये कहता है या तो कोई राजनीतिक वैज्ञानिक प्लेटोवादी होगा, अगर कोई राजनीति के बारे में बात कर रहा है, कोई राजनीतिक वैज्ञानिक है, तो वो दो ही प्रकार हो सकता है, या तो प्लेटोवादी होगा या अरस्तुवादी होगा। ऐसी बात कौन कहता है, ऐसी बात मैक्सी कहता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ऐसी नोट्स आते हैं। तो ये कथन किसका है कि या तो आप प्लेटोवादी हो सकते हैं या आप अरस्तुवादी, तो ये कथन है मैक्सी साहब का। क्लियर। इसके बाद बार्कर जी क्या कहते हैं, बार्कर जी कहते हैं अरस्तु ने प्लेटो के द्वितीय सर्वोत्तम राज्य को अनुसरण किया है। वही चीज जो मैं आपको बताई थी कि बार्कर क्या कह रहा है कि अरस्तु ने कुछ नहीं करा, उसने जो प्लेटो का जो उप आदर्श राज्य था, जो द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य था, उसको क्या करा है, उसको अपनाया है। ठीक है, अरस्तु ने प्लेटो के द्वितीय सर्वोत्तम राज्य, पहला सर्वोत्तम राज्य तो कौन है, पहला सर्वोत्तम राज्य तो प्लेटो का फिलोसोफर किंग वाला कंसेप्ट है। जो द्वितीय सर्वोत्तम राज्य है उसको ही वो क्या है, विधि का शासन है, और उसी का अनुसरण कर रहा है किसने, अरस्तु ने। ऐसा मानना किसका है, ऐसा मानना है हमारे बार्कर साहब का। ठीक है। प्लूटार्क साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एरिस्टोल या अरस्तु कुछ सीमाओं तक सिकंदर के राजनीतिक मस्तिष्क का शिल्पी था। हाँ, तो यहाँ से कह सकते हैं कि किस ने अरस्तु को सिकंदर के मस्तिष्क का शिल्पी कहा, तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन है, पुलकार्ट है। क्लियर। तो ये थे हमारे अरस्तु। उम्मीद है आपको अरस्तु समझ में आया होगा, क्योंकि आज सिद्धांत तो सिर्फ दो ही थे, एक विधि का शासन, वो आपको समझ में आ गया होगा, और दूसरा कौन सा था हमारा, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्रांति का। ये दो सिद्धांत थे और ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके साथ हमारा सदन होता है समाप्त। ठीक, अगर आपको समझ में आया तो लिखिए जय हिंद, नहीं समझ में आया तो पूछिए क्या समझ नहीं आया, मैं आपके समस्या के समाधान करने की कोशिश करूंगा।